ठीक है। तो और दशहरा पूजा कैसा रहा सबका? हेलो। अच्छा था सर। सब सोया ही रहा क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का सेमीकंडक्टर शुरू करना है। उससे पहले जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 11th कब हुए हैं, 12th में भी मोस्टली चीज खत्म ही हो चुका है। अब जो भी शुरू होगा नया ही रहेगा लगभग। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी पीछे से उतना लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो बहुत को दिक्कत है कि 11th का कैसे करे, 12th का कैसे करे, क्योंकि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। शुरू से बोलते हैं जरूरी है और बोर्ड के लिए भी ध्यान में रख कर। तो जैसे 12th का है, तो 12th में तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन ये सब चीज किए हो गए, क्योंकि वो चीज 3 महीने 4 महीने चले हैं, तो उसमें मोस्टली को उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर 11th में नेक्स्ट पार्ट में वर्क पावर एनर्जी तक ज्यादा नहीं दिक्कत होता है। ठीक है, वैसे यानी जिसका भी प्रॉब्लम है, सबका होता होगा, और किसी का है तो बोलो कुछ। सर आपका आवाज कट अगर रहा। हेलो। आवाज लैग कर रहा है सर। हेलो। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर अब ठीक है। ठीक है, तो वही बोल रहे थे कि जैसे कि 11th का पोर्शन जैसे कर रहे हो, तो उसमें किसी को दिक्कत आ रहा है, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, बोलो। से कुछ बोल यस सर। बताओगे नहीं? जैसे कि कौन सा चैप्टर पहले करे, किसको प्रायोरिटी दें, होता है क्योंकि सबके लाइफ में ये आना ही आना है। बहुत लोग होते हैं शुरू से नहीं किए हैं तो लास्ट में दिक्कत होता है। शुरू से बोलते आ रहे हैं कि लास्ट में, और अभी चलो टाइम है, 2 मंथ के बाद अगर प्रैक्टिकल ये सब शुरू हो जाने हैं, तो उस समय फिर बोर्ड में ही लग जाओगे, और फिर अप्रैल वाला खराब हो जाएगा, जनवरी वाले में चलो किससे पीछे चले जाओगे। तो इसलिए अभी से ही अगर ध्यान दोगे तो चल जाएगा, टाइम निकालोगे तो सब हो जाएगा। तो फिजिक्स में हम बार बार बोलते हैं कि जो छोटे पोर्शंस हैं उन पे ज्यादा टाइम देने का जरूरत है नहीं, क्योंकि थोड़े से टाइम में हो जाता है, तो उनको कंप्लीट करके ही रखो। जैसे कि अभी के टाइम में मॉडर्न फिजिक्स था, तो मॉडर्न फिजिक्स में घिसी पिटी क्वेश्चन रहते हैं, इसी टाइप का होगा तो होगा, तो उस चीज को आराम से हम लोग कर सकते हैं। फिर 11th में के बारे में हम पहले से बता देते हैं। 11th में, तो 11th के टॉपिक में अगर हम बात करें, तो 11th में हम लोग को मैकेनिक्स मिलता है। ठीक है, मैकेनिक्स में अप टू हम रोटेशन का बात कर रहे हैं, तो रोटेशन तक में भी अप टू वर्क पावर एनर्जी,
ठीक है। अप टू वर्क पावर एनर्जी लगभग हम लोग 12th में भी यूज किए हैं, हमेशा यूज करते हैं। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में हमको नहीं लगता है कि किसी को ज्यादा दिक्कत होता है। बहुत बच्चे होते हैं जिसको कॉन्फिडेंस होता है तो इसी टॉपिक में होता है, अप टू वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक होता है जिसमें लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मोस्टली यूज करे होते हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत आता है। फिर अगर हम सेकेंड पार्ट में जाए तो हीट वाले पोर्शन आते हैं, यानी हीट में हम बोल रहे हैं हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, सब चीज, ठीक है। ये टॉपिक भी है हमारे स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, यानी कि इसको भी आना चाहिए। फिर आता है फ्लूइड, फ्लूइड प्लस इलास्टिसिटी बोल सकते हो, प्लस विस्कोसिटी प्लस सरफेस टेंशन, ठीक है, और एसएचएम प्लस वेव्स। ये टॉपिक हमारे 11th के होते हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हो कि अभी टाइम है, कब कैसे शुरू करोगे उसके लिए, सबके लिए। अगर रिवीजन जो शुरू कर दिया है उसका तो बात बढ़िया है। और एक है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पढ़े हो तो इसमें कुछ पोर्शंस को छोड़ के पहले वाले, यानी कि केप्लर्स लॉ हो गया, ये सब चीजें भी कर सकते हो। बाकी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी फॉर्मूले हैं, गॉस लॉ जो भी हम लोग पढ़े हैं, उसको हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इतने दिन पढ़े हैं तो उसका फायदा हम ग्रेविटेशन में उठा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमको यहाँ तक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन बैंक ही करो कोई भी। अगर एचसी वर्मा हो गया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर कर लिए हो तो कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। अगर नहीं किए हो तो एचसी वर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही काफी है, ठीक है। अगर ये कर लिए हो तो उसमें भी होता है कि फर्स्ट टाइम किए तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, तो उसको एक बार देख के फिर क्वेश्चन बैंक कोई भी कर लो, प्रैक्टिस के लिए। हम फॉर प्रैक्टिस बोल रहे हैं। प्रैक्टिस बोले तो रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन में हमको कोई फिर से थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसने चैप्टर में पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चीज हम लोग आज तक यूज करते हैं वही चीज थ्योरी में रहता है, क्वेश्चंस नए नए बनते हैं। सेंटर ऑफ मास रोटेशन, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट में ही करो, क्योंकि बहुत ही इसमें ये सारे चीज अगर हो गए होते हैं तभी ये करते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं होते हैं, इजी शुरू वाले पोर्शन आराम से कर सकते हो, ठीक है। कंजर्वेशन ये सब इसमें आ जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारे चीज, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि वर्क पावर एनर्जी के बाद हम इस पे फोकस करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास रोटेशन को तुम लास्ट में भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन वर्क पावर एनर्जी के बाद ये वाले पोर्शन यानी कि हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में ही हम बोल रहे हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन, रेडिएशन, यही दो चीज पढ़ना है। कन्वेंशन तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, तो वो चीज, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दो चार तरह के क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। वर्क का डिफरेंस होता है, बाकी सब लगभग सेम होता है। ये दोनों टॉपिक हमको आता ही आता है, तो वर्क पावर एनर्जी के बाद हम बोलेंगे कि ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये सारे होने के बाद हम इस पे फोकस करेंगे, यानी कि फ्लूइड, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है छोटा है, और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, इन तीन में से एक क्वेश्चन हमेशा रहना ही नहीं है, एक या फिर दो क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि बहुत छोटा टॉपिक है इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यानी कि एक एक लेक्चर में खत्म हो जाता है, तो बहुत छोटा है, क्वेश्चंस भी कम रहेंगे। मोस्टली होता है कि फ्लूइड के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भी एडवांस में ज्यादा पूछता है।
अगर मेंस में पूछता है तो डायरेक्टली पूछता है, तो डायरेक्टली अगर पूछता है तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, छोटा टॉपिक है, आराम से होगा। इससे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि वो हर जगह रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन रहता ही, ग्रेविटेशन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन में हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी फाइंड करना हो, कहाँ से कैसे फेंक रहे हैं, सारा कुछ हम पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड किए थे चार्ज के केस में, वैसे ही अर्थ में मास के केस में हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में जाएं तो हमको ध्यान से दिख रहा है कि, और एक बात ये चीज है, इसमें अगर करोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से हो भी जाएगा। और दूसरी बात, अगर रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रिवीजन करने में कभी भी सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक बार पढ़े होते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये चीज हम जानते हैं, ठीक है, भले ही कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उम्मीद नहीं जगता कि हम कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में हमको ये पता होता है कि ये हमको आता है। जब पढ़ने बैठते हैं, बुक खोलते हैं, नोट्स खोलते हैं, तो अरे ये तो जानते ही थे। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनके साथ होता ही होता है। तो रिवीजन के केस में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर हमको नहीं बन रहा है, कंसेप्ट में हम ढिलाई दिख रहा है कि हमको नहीं आ रहा है, तब प्रेफर करो नोट्स या फिर बुक, जो भी करना है, ठीक है। अगर बन जा रहा है, फॉर्मूला याद है, तो सब सही है, सब सही जा रहा है, ठीक है। और फॉर्मूलेज याद करने का कोशिश करो, समझना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए कहाँ से आया कैसे आया ये चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले को यूज करना सीखो। तो यहाँ से अगर इतना कर लेते हो तो समझ जाओ कि 11th का हमको 80% हमको हो गया है। अब बच गया एसएचएम वेव, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ठीक है। हम इसलिए इसको लास्ट में बोल रहे हैं क्योंकि बहुतों के लिए, यानी जिसको आता है, जो कर लिया फर्स्ट टाइम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसे हैं कि नहीं किए हैं फर्स्ट टाइम में, लास्ट में एसएचएम और वेव होता है, उस समय भी जैसे बहुत ही फास्ट फास्ट चलता है तो बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, उसके तुरंत बाद एग्जाम आ जाता है, फिर 12 शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज को कर सकते हो पहले, फिर सेंटर ऑफ मास रोटेशन जैसा तुमको सुटेबल लगे उसके ऊपर। तो इस दोनों टॉपिक को हम लास्ट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मोस्टली केस के लिए, मोस्टली बच्चों के लिए यही होता है कि उसको थ्योरी भी छोड़े हुए रहते हैं, तो इसमें फिर से वही जैसे शुरू से करते हो वैसे कर सकते हैं। तो इतने पोर्शंस में 80% के लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक बार पढ़े हुए हो। और हम यही प्रेफर करेंगे कि क्वेश्चन से शुरुआत करो, कभी भी जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना है क्वेश्चंस बनाओ। एचसी वर्मा बना लिए हो, ठीक है, एचसी वर्मा में भी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, शुरू वाले प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और शॉर्ट आंसर, यानी कि लास्ट के क्वेश्चंस ज्यादा अच्छा है। रिवीजन के टाइम के बात कर रहे हैं, शुरू के लिए नहीं कर रहे हैं। शुरू वाले फार्मूला बेस्ड होते हैं शुरू में, यानी लास्ट के क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं, और प्लस शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें इसका रिवीजन के टाइम में। फिर 41 ईयर्स आता है, 42 ईयर्स आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी चैप्टर के लिए शुरू कर रहे हो तो यहाँ से अगर इसको बना लिए हो तब हम बोलेंगे कोई सा भी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगर ये चीज कर ली हो तो कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक अच्छा सा, सिंगेज का आता है, डीसी पांडे का आता है, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल है, जो भी तुम्हारे पास है या फिर जहाँ से भी जो भी अवेलेबल है उसका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और अगर जहाँ भी दिक्कत आ रहा है कि हाँ भाई हमको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, तो उसी चीज को रेफर कर। बहुत लोग होते हैं रिवीजन करने बैठेंगे
नोट्स उठाएंगे, फिर से पढ़ेंगे, एक ही चीज बार बार पढ़ेंगे, तो उससे उनको सीखने को कुछ नहीं मिलता है। वही लगता है कि हमको ये आता है, ये आ गया, भूल गए बस। ना तो उसको अप्लाई करना सीखते हैं ना कुछ। तो ये काम करना है 11th के लिए। 12th में मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि पूरा का हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 3 महीने 4 महीने से अगर थोड़ा बहुत भी 12th में आने के बाद सीरियस हो तो इसको पढ़ना ही है, ठीक है। और फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर, ठीक है। इससे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, और बहुत छोटे छोटे हैं। तो सोचो इधर हमको मिल जाता है 4 से, मतलब टोटल इधर वाले पोर्शन से मान लो 7 या 8-9 क्वेश्चन, और इधर से 5 से 6 क्वेश्चन, तो 8 ही मानते हैं, 6 मानते हैं टोटल, यानी कि 14 क्वेश्चन हमको इतने पोर्शन से मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन का है तो 14 थोड़ा सा कम करता है, तो मान लेते हैं 12 से 13 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा इतने पोर्शन से, और बहुत ही कम समय में हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इतना पढ़ने के बाद इससे 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर है ऑप्टिक्स, बच गया ऑप्टिक्स प्लस, यानी कि ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, और इसमें इससे 3 क्वेश्चन रहता है लगभग, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं। और इधर एसएचएम वेव और इससे मिला के बाकी के मतलब 2-3 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल हम लोग का 25 क्वेश्चन होता है। तो 25 में अगर हम 15 भी सही सही करके आते हैं, ठीक है, तो हम बहुत करते हैं। एवरेज के लिए बता रहे हैं कि अगर हमको अच्छा रैंक चाहिए तो सब में अगर हम 15-15 सही करके आते हैं, कभी गलत नहीं करते हैं, तब भी हमारे लिए बहुत होगा। इधर से अगर हम 12-13 ऐसे ही कर ले रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन बहुत होता है इजिली कम समय में, तो इतने समय हम बिताए हैं, तो इसमें से 6 में तो हम 3-4 और इसमें 1-2 कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट पे जाते हैं तो हम 20 प्लस क्वेश्चन, यानी लगभग 20 हम मान के चल रहे हैं, 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और 25 में 20 क्वेश्चन आसान रहते भी हैं। 2-4 क्वेश्चन रैंक डिसाइड करने के लिए रहता है हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में रैंक डिसाइड करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छा रैंक अगर लाना हो तो और मेहनत करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि 25 में कम से कम हम 15 से 20 क्वेश्चन करें, और वो भी सही सही करें, गलत ना करें। तो एक्यूरेसी विथ स्पीड हमको चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू कि अगर हमको ऐसे करना है, यानी कि 12th में जा रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू होते ही हम कहते हैं कि इसको अभी का अभी खत्म करो, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर, इसमें कोई नहीं कि बाद में करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। इसको अभी का अभी, अगर ये अभी कर रहे हो तो इधर से कोई भी टॉपिक उठा के रिवीजन करना शुरू कर सकते हो, तो दो दो चीजें एक साथ पूरी हो जाएंगी, फिर बाकी के जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमको ऐसे करना है। और बाकी का अगर कोई दिक्कत है तो बोलो कि कैसे, और कुछ भी। बहुत लोग हैं कि शुरू में पढ़ाई नहीं किए, टाइम वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, नहीं कि पहले का क्या चीज था क्या नहीं था कुछ भी नहीं जानते, तो उनके लिए है कि जो जो टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटा टॉपिक है उसको खत्म करते जाओ, जो लिंक्ड नहीं, तो इसीलिए हम ये सब चीज भी बता रहे हैं जो लिंक्ड नहीं है। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास रोटेशन पढ़ने बैठ जाएं, पहले का कुछ नहीं आता हो वर्क और एनर्जी तक, तो हम बैठे ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी ये सब नहीं आता हो और इलेक्ट्रोस्टैट में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने बैठ जाएं, तब भी बहुत दिक्कत होगा। समझ तो जाएंगे कुछ कुछ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमको नहीं भी आएगा,
क्योंकि एनर्जी कंजर्व कराते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो चीज थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम यही कहेंगे, अगर एचसी वर्मा नहीं बनाए हो तो एचसी वर्मा का शॉर्ट आंसर्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, उसको कर सकते हो। यानी कि शुरू में फॉर्मूला बेस्ड रहता है, उसको छोड़ सकते हो, रिवीजन के टाइम समय बचाने के लिए हम बोल रहे हैं। ये वाला तो मस्ट है, ठीक है। और सबसे पहले अगर रिवीजन कर रहे हो तो इसको करोगे तो बात माइंड में भी बैठ जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ज्यादा इधर उधर भागेंगे नहीं। और फिर लास्ट में अगर करने के बाद अगर समय है तो क्वेश्चन बैंक करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो भी काम करे ईमानदारी से करे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जाओ, आराम से हो जाएगा, यानी कि मोस्टली सिलेबस कवर्ड हो जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि हमारा इतना बहुत छूटा हुआ है, छूटा हुआ भी है तो कम छूटा हुआ है, लास्ट में अगर वैसे चांसेस आते हैं तो रहेगा कि भाई चलो इतना क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। होता क्या है हम बता रहे हैं, स्टूडेंट कोई भी होता है मैकेनिक शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते रोटेशन तक जाता है, फिर छोड़ता है, 12th में आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पढ़ते पढ़ते मैग्नेटिज्म चलो लास्ट तक पहुंचता है तो एसी तक पहुंचता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन टोटल मिला के आते हैं 7 से 8, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मैकेनिक्स वाला वो मोस्टली दूसरे में ही रहता है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन कम ही आता है। चलो आ भी गया सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ये सब चीजें, रोटेशन, ये सब मिला के 4-5 क्वेश्चन, इससे 5-6 क्वेश्चन, यानी 6-7 से 8-9 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टॉपिक में हम बहुत टाइम लगा के 8-9 क्वेश्चन करते हैं, और बाकी के जो टॉपिक्स बच गए रेस्ट में हम ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, तब भी 15 क्वेश्चन के आसपास, 14 से 15, चलो हम 13 ही लेते हैं, तो 13 से 14 क्वेश्चन रहता है, 14 क्या 15 रहता है। सोचो इतने टॉपिक, यानी कि हमको कंप्रोमाइज करता है टाइम, और इतना टॉपिक का टाइम, अगर टाइम देखो तो इस सारे टॉपिक्स के कंपैरिजन में इसका टाइम बहुत कम है, यानी कि 1/3 टाइम है, ये 2/3 टाइम देना पड़ेगा। 1/3 करके हम ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं 2/3, और इसमें हमको पता है कि मैकेनिक्स वाले पोर्शन में मोस्टली का वर्क और एनर्जी तक थ्योरी में तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो सब आते हैं, आएगा भी तो हम कर सकते हैं, यानी कि इधर से 7-8 क्वेश्चन में 2-3 तो हम ऐसे भी कर सकते ही, और इधर से अगर हम 13-14 कर दिए तो 18 क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है इन सब को पढ़ने के लिए भी, तो इसमें बेसिक नॉलेज आना जरूरी है, इसलिए बोल रहे हैं इसमें का भी टॉपिक छोड़ना नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ना नहीं है, इधर वर्क और एनर्जी तक छोड़ना नहीं, सेंटर ऑफ मास इसको याद रखना है, करना है, और रोटेशन, तो इसको हम कह रहे हैं कि करना नहीं है, मतलब कि लास्ट में हमको करना है। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा आएगा उतना ज्यादा अच्छा हमारे मार्क्स आएगा। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, इस चीज पे फॉलो करो, इस चीज को अपनाओ कि हाँ मार्क्स ओरिएंटेड, और इस चीज के लिए ये और ज्यादा अच्छा अपना बिल्डअप करने के लिए ये जो हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है ये मोस्ट है, 41 ईयर्स का आता है, एमटीजी आर्यन सबका आता है। ठीक है, ये चीज बहुत ही जरूरी चीज है, जरूरी इन द सेंस ये कि हमारे पता चल जाता है कि हाँ भाई हमको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, अनाप शनाप बहुत रहता है, हमारा पर्पस क्या है और हमको जाना कहाँ है, उस चीज से रिलेट करने के लिए ही अब समय बचा है, रिसर्च करना, कॉलेज में जाना, रिसर्च करना। ठीक है, बहुत लोग होते हैं क्वेश्चन लिए उस बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब एग्जाम्स के टाइम आ रहे हैं,
तो अभी मोस्ट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाने का सोचना है। रिसर्च के लिए कॉलेज में जाना, 4 साल कोई नहीं कुछ कहने वाला है, वहां पढ़ना भी नहीं होता है, 2-3 दिन पढ़ोगे बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे, ठीक है। और डेली 1-1 घंटा भी टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कम पढ़ना होता है। बाकी रिसर्च करना है तो लगे रहो। तो रिसर्च के लिए वहां पे फिलहाल अभी जो मेहनत कर रहे हो वो मार्क्स ओरिएंटेड मेहनत कर लो। होता है डिबेट के लिए अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि मार्क्स सिस्टम है, मार्क्स के लिए ही है, लेकिन कर क्या सकते हैं, मार्क्स आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। डिबेट के लिए होता है कि हाँ हम नॉलेज बेस्ड करेंगे या जो भी चीज करेंगे, लेकिन फिलहाल का टाइम अब आ गया है कि डिबेट छोड़कर हमको मार्क्स चाहिए, ठीक है। इस चीज पे वर्क करो। और किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो इससे रिलेटेड। बोलो। अनुज। यस सर। और कोई दिक्कत आ रहा है कहीं तो बोलो। सबके लिए बोल रहे हैं, अर्णव, संभवम, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जैसे शुरू शुरू में था तुम लोग का क्वेश्चन पूछना भी ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, यानी कि अब कहीं और मन लग रहा है, इधर मन नहीं लग रहा है। और कारण भी है क्योंकि अब हो गया है बर्डन ज्यादा। क्या पढ़ें, जैसे होता है कि ज्यादा चीजें बच जाती हैं तो लगता है कि ये करें वो करें, छोड़ो ये नहीं करते वो करते हैं, वो उठाएंगे तो ये करेंगे, उसमें होता क्या है कि टाइम बर्बाद होता है। ऐसा तुम लोग के साथ भी हो रहा है? बोलो, शेयर करो। यस सर। तो वही चीज है, और इस चक्कर में नहीं बना पाते हो क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के, ना ही पूछ पाओगे। नहीं बनाएंगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी अगर कर रहे हो तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स की है, फिजिक्स का बात कर रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स, बाकी सब छूटा है छूटने दो। मॉडर्न फिजिक्स एसी ईएमडब्ल्यू यानी कि पिछले के ये खत्म ही कर लो, छोटे छोटे टॉपिक्स, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत कम चीजें हैं, कम समय में हम खत्म कर लेंगे। और खत्म कर लेंगे, बना लेंगे क्वेश्चन एससी वर्मा प्रीवियस ईयर बुकलेट, तो उसके बाद हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और उसके साथ 11th का कोई टॉपिक अगर हमको आता है, लग रहा है कि भूल गए हैं, तो उसको पार्ट टाइम में बनाते रहे, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और हम दुविधा में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते रहें कि इलेक्ट्रोस्टैट से फिर से शुरू करते हैं, बहुतों के मन में आता है कि हम फिजिक्स इतना दिन नहीं पढ़े हैं, अब शुरू करते हैं, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करने में होता क्या है कि हम शुरू के 2 चैप्टर में ही रह जाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स बहुत लंबे हैं। ये उनके लिए है जो नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी हैं बहुत भूल चुके हैं, उनके लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में पढ़े हो वो तुरंत खत्म करके अंदर अच्छे से खत्म कर लो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट ये सब चीज शुरू करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल कैपेसिटर ही 1-1.5 महीना चला था, 2 महीना 3 महीना चला था, और ऐसे भी रेगुलर क्लास में कम से कम 1-1.5 महीना चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार जोर देते हैं कि इन सब टॉपिक पे, क्योंकि कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन सब पे करो। और भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यानी कि अगर कहीं भी दिक्कत आ रहा है, कुछ चीज में भी दिक्कत आ रहा है तो पूछ सकते हो, डिस्कस करो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए है उससे, ठीक है। ठीक है, फिर आज आगे शुरू करते हैं। और इन सब चीजों पे ध्यान दो, अभी से दो, क्योंकि अक्टूबर लगभग दिख ही रहा है कि खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो अक्टूबर बच गया, नवंबर दिसंबर,
जनवरी का अगर अभी एग्जाम हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी का भी होना चाहिए। तो अगर जनवरी का होता है तो हमारे पास 2 मंथ बचे हैं। तो अब स्मार्ट वर्क करने का जरूरत है, गधा वाला वर्क नहीं करना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अब नया चैप्टर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर तो हम लोग नाम से ही जान रहे हैं कि अगर सेमीकंडक्टर है तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि कोई भी मटेरियल जो होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल में 3 तरह के मटेरियल पढ़े हैं। एक तो मेटल्स यानी जिसको कंडक्टर्स कहते हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। यानी कि हम लोग शुरुआत में इस चीज को क्लासिफाई कर रहे थे कि अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करे थे। एक तो मेटल जिसको हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल्स हम बोले थे इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे करंट के लिए। यानी कि अगर कोई भी मटेरियल है उसमें करंट बह रहा है, अगर वो मेटल है तो बहता है आराम से, कंडक्टर है तो आराम से बहता है, इंसुलेटर प्लास्टिक ले ले तो उससे नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है? तो हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। इंसुलेटर में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर होता है, एकदम नहीं। सेमीकंडक्टर में कि हम बोलते हैं कि इसमें कुछ होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इंसुलेटर में नेग्लिजिबल होते हैं और कंडक्टर्स में बहुत ही लार्ज अमाउंट होता है। ठीक है, कंडक्टर्स हम लोग बोलते हैं उसको जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है। सेमीकंडक्टर यानी कि इन मीडियम हम बोलते हैं कि कंडक्टर सेंस इंसुलेटर है, यानी कि अलाउड टू पास करंट थ्रू इट, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट, अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट, यानी कि ये चीज हम लोग बेसिक चीज जानते हैं, थ्रू इट। हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं लिमिटेड करंट पास करते हैं, तो इसलिए हमारे काम में आसान, मतलब यूज करने में हमको आसानी हो जाता है। कभी हमको ज्यादा करंट भेजना हो, कभी कम भेजना हो, तो हम इस चीज को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि आज के डेट में अगर हम 2 चीजें बात करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेमीकंडक्टर है, यानी कि जो बेसिक चीज यूज होता है वो सेमीकंडक्टर ही यूज होता है। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर का जो हमारा था, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हम लोग यूज कर पा रहे हैं। जैसे टीवी हो गया, पहले बहुत ही लार्ज अमाउंट में था, बहुत ही लार्ज बड़े बड़े टीवी यूज होते थे, पीछे की तरफ बड़ा हुआ रहता था। अब एलईडी आ गया है, ठीक है, फिर मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब छोटे होते जा रहे हैं। कंप्यूटर पहले बड़ा हुआ करता था, डेस्कटॉप, अब लोग हाथ में लेके मोबाइल में ही मिल जा रहा है। तो एलईडी बल्ब हो गया, बिजली खपत कम है, सोलर सेल्स हो गए, यानी कि जितने भी चीजें आज यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट हो गए कि हम गेट के पास गए, गेट खुल गया, बंद हो गया, अलार्म सिस्टम, आजकल लगभग सब कुछ इन्हीं से बन रहा है, नहीं सेमीकंडक्टर से हो रहा है। तो आज के युग में, यानी कि अभी जो चल रहा है,
इस समय में सेमीकंडक्टर बहुत ही हमारे लिए यूजफुल चीज है, यानी कि लगभग हर चीज में हम सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे वो वर्क करता है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसे वर्क करेगा, यानी कि हम सोलर सेल्स में इसको यूज करना चाहें, एलईडी बल्ब में यूज करना चाहते हैं, तो हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका कैसे वर्क करेगा। तो सब चीजें हमको शुरू से जानना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग इस चैप्टर में शुरू में पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे इसका हम जैसे मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वही सब चीजें के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक बेसिस से शुरू करते हैं हम लोग। सेमीकंडक्टर, तो हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल इन विच इट अलाउज टू पास करंट थ्रू इट इन लिमिटेड अमाउंट, इट हैज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ही देखेंगे पहले कि सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर और हमारा कंडक्टर, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के खोज से ही वो चीजें आज बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन, तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन के ऊपर हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये भी है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते थे, ये 1/सिग्मा होता है। ठीक है, इनके बेसिस पे ये हम लोग जानते ही हैं। अगर हम मेटल्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर और इधर इंसुलेटर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका रेजिस्टिविटी लिख रहे हैं या सिग्मा लिख रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी तुम ही लोग बताओ, मेटल्स है तो इसका बहुत ही लो होगा, वेरी लो। इसका क्या लिखेंगे, लो। इसका क्या लिखेंगे, वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होगा वो वेरी लो होता है। वेरी लो यानी कि ये 10⁻⁻² से 10⁻⁸ के आसपास होता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मतलब इस रेंज में लगभग पाया जाता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसका रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत हाई होता है, 10⁻11 से 10⁻18 का ऑर्डर होता है, वेरी हाई है। ठीक है, अगर हम सिग्मा का लिखें यानी कंडक्टिविटी, इसका उल्टा होगा, वेरी हाई कंडक्टिविटी होता है, ये लेस या मीडियम बोल सकते हैं, और ये वेरी लो होता है। ठीक है, यानी कि मेटल्स का रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स का बात कर रहे हैं, ये चीज। और भी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। उससे पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, आज लगभग इंफॉर्मेटिव टाइप के ही क्लास होगा। ठीक है, और फिर जो है समझने का शुरू होगा। कहानी है इस चैप्टर में, कहानी अगर हमको समझ में आ गया, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कहानी और थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग बेसिकली दो विभाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड। ठीक है,
एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, एलिमेंटल नाम ही से लग रहा है कि एलिमेंट होगा। एलिमेंट यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होता है, यही दोनों हमारा एलिमेंट जो है सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड है यानी कुछ से मिलके बना है, तो इसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है मोस्टली बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में एग्जांपल तो CDS, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, CDAC एटसेट्रा। ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन, इसका एग्जांपल पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में ये दोनों और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो है एलिमेंटल और इनऑर्गेनिक ही आज के डेट में यूज में है। तो जो यूज में है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चीज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो मोस्टली हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम और इनऑर्गेनिक वाले ही टर्म्स हमको मिलेंगे। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है मटेरियल को। ठीक है, मटेरियल्स का ही क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज के बारे में। तो उसके बारे में करने के लिए हमको सबसे पहले एनर्जी बैंड समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। तो वो चीज हम देख रहे हैं, एनर्जी बैंड। ठीक है, तो अब कहानी हम लोग का शुरू हो रहा है, तो आराम से सुनो। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी है चीजें हैं, कहानी है। और एक चीज कि सेमीकंडक्टर के लिए और कोई बुक का जरूरत नहीं है, NCERT पढ़ो, उसमें काफी सब चीज दे रखा है, जितना दिया है उतना सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है, और बुकलेट जो है उसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, उस चीज को देख लेना है और बुकलेट को सॉल्व कर लेना है। तो बुकलेट अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली अपना जो पीछे का है उसी को बनाओ। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दिन बैठ के बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो आते हैं एनर्जी बैंड पे। तो एनर्जी बैंड जो है क्या है समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे सिलिकॉन है, हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है। अब हम जानते हैं कि सिलिकॉन एटम जो है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एलिमेंट लिए हैं, सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, बोलो कोई। हेलो, हेलो। 14। हाँ, 14 ही होता है। ठीक है, 14 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये चीज होता है, यानी इसका अगर वैलेंस शेल देख रहे हैं
तो वैलेंस शेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं वैलेंस शेल, तो इस वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई 8। ठीक है, ऑक्टेट अपना पूरा करेगा। 4 जो है, पी में 6 और आ सकते हैं। और अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है हमारे पास 4। ठीक है, यानी कि 4 अभी भी वैकेंसी है। वैलेंस शेल में अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और 4 खाली हैं। ठीक है, एक एटम का बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे n एटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम बोलें कि फॉर n एटम्स, अगर n नंबर ऑफ एटम्स होता, तो इसके लिए अगर हम देखते तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी होता 18, अवेलेबल 4n, रिमेनिंग यानी कि वैकेंट 4n, ये चीज होता। यानी कि एक के लिए अगर देख रहे हैं तो ऐसा है, तो n एटम्स के लिए ऐसा होता। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, ये था कि अगर हम एक एटम का देख रहे हैं तो 4 वैलेंस शेल का बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस वैलेंस शेल में, और 4 स्पेस अभी भी खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो जो है शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, नहीं, कार्बन सिलिकॉन सिलिकेट से सब पढ़ते हैं हम लोग, सिलिकॉन फैमिली, सिलिकेट फैमिली, सिलिकेट्स क्या क्या होता है, ऑर्थो पायरो क्या क्या पढ़ना होता था। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है 4 है, इसलिए खुद से भी बॉन्डिंग शेयरिंग करके बना लेता है। कार्बन भी खुद से बना लेता है, इसलिए कार्बन का बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, तो चीज अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज हमको पता चला। अब इलेक्ट्रॉन्स के हम एनर्जी लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन है इट्स ऑन एनर्जी लेवल। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना एनर्जी लेवल होगा। ये बात हम थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए देखे थे कि अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, तो उसके पास उसका अपना एक एनर्जी था। तो वैसा ही यहाँ पे अगर बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे वो चीज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक एनर्जी लेवल होगा। तो लेट्स से एज्यूम दैट कि एक सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे हम इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 थे लेकिन हम एक ही का बात कर रहे हैं, ये अपने सेल में मजे में घूम रहा था। ठीक है, ये सिलिकॉन के अराउंड में, ये इसमें ऐसा घूम रहा था, गोल गोल चक्कर लगा रहा था, यानी कि इसका एक एनर्जी है, ये इसका एनर्जी लेवल है। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन एटम का अपना एक एनर्जी लेवल है। यहाँ पे एक बहुत दूर दूसरा सिलिकॉन एटम है, यहाँ भी उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि आराम से ऐसा घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, नहीं कि वो बहुत ही कम एनर्जी से बाउंडेड होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल वैलेंस होता है, इसलिए हम उसी का चर्चा कर रहे हैं, अंदर वाले का नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करें, यानी कि इसका भी एक अपना एनर्जी लेवल था। मान लेते हैं कि अगर दोनों सिमिलर थे तो दोनों का एक ही एनर्जी लेवल होगा, एक फिक्स एनर्जी होगी। लेकिन हम क्या किए, दोनों को धीरे धीरे पास पास ले आते रहे, यानी कि ब्राउट क्लोजर। दोनों को हम साथ साथ लेते आए, दोनों सिलिकॉन एटम को पास पास लेते आए, तो क्या होगा, यहाँ एक सिलिकॉन एटम, दूसरा सिलिकॉन एटम यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा घूम रहा था,
दोनों इतने पास आ गए कि इनका जो ऑर्बिट था वो लगभग पास पास आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 इसमें आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा था, घूमते घूमते इसमें आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें आ गया हो। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर होने लगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसा घूमने लगा, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसके पास अब 2 एनर्जी लेवल हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था, ये घूमते घूमते जब इसमें आ गया तो इसके एक एनर्जी तो था ही, दूसरे में गया तो एक दूसरा में चला गया। इसमें हो सकता है कि उसका एनर्जी हाई था, अनस्टेबल था, इसीलिए दूसरे वाले में गया कि स्टेबिलिटी गेन कर सके, यानी कि सेकेंड एक एनर्जी लेवल उसका और मिल गया। तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एक सिंगल एनर्जी लेवल था, एक दूसरे एटम के आने से उसके पास 2 एनर्जी लेवल्स मिल गए। ठीक है, यानी कि अगर हम एनर्जी लेवल का बात करें, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करें, तो इधर हम स्पेसिंग बोल रहे हैं, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। ठीक है, यानी कि एटम्स के बीच का दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर एनर्जी लेवल का बात कर रहे हैं। तो जब बहुत दूर थे, आइसोलेटेड थे, तो एक एनर्जी लेवल था। ठीक है, यानी कि जब आइसोलेटेड थे तो ऐसा था। अगर उनके बीच का दूरी हम घटाते जाएं, तो घटाते जाएं 2 एटम्स से, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी लेवल ऐसा 2 आ गया, और दोनों एनर्जी लेवल जो आया कम ही आया। ठीक है, कम आया नहीं आता तो दूसरे में जाएगा क्या? स्टेबिलिटी का कहानी है, सब कुछ स्टेबल होने के लिए ही हो रहा है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, यानी कि ऐसा घट गया, यानी कि 2 एनर्जी लेवल यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे 2 एनर्जी मिले। लेट से कि ऐसे से अगर हम 5 एटम्स को लाए फॉर 5 सिलिकॉन एटम्स, अगर हम ऐसे ऐसे 5 सिलिकॉन एटम को लाए होते, तो ध्यान से देखो तो ये पहले जब आइसोलेटेड था तो एक रहता, जब नजदीक लाए तो इलेक्ट्रॉन 5 में घूमता, तो हमको ऐसे 5 लाइंस मिलते, 5 एनर्जी लेवल मिलता। ठीक है, लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एनर्जी लेवल, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है उसका एनर्जी जो होगा शेयरिंग होते होते घट रहा है। तो फॉर एन एटम्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एन एटम्स का अगर हम बात करेंगे तो हमको एन एटम्स के लिए ऐसा कुछ मिलेगा। ये था, सोचो कि हम यहाँ पे एन, और एन क्या होगा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो एन हमको क्या मिलेगा, तो 1 मोल अगर रहेगा तो उसके लिए Na होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 29 ग्राम का अगर हम सिलिकॉन एटम ले लें तो उसमें होगा ये 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो सोच सकते हो कि अगर हम छोटा सा अगर मॉलिक्यूल, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए सिलिकॉन का, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उतने नंबर ऑफ एटम्स यानी उतने नंबर ऑफ ये एनर्जी लेवल मिलेगा, यानी कि डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम तो बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इस एनर्जी लेवल को हम लोग बैंड बना के डील करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा हम बैंड बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज जो लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स है, तो उसको अलग अलग लाइन्स अगर दिखेगा तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे बैंड्स बना लेते हैं, तो हमको ऐसे 2 बैंड मिलता है। ठीक है, ये चीज जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बैंड्स है, डिफरेंट को है तो बैंड्स हम लोग इसको उसी चीज को अब डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्पेसिंग है ये स्टेबल स्पेसिंग है,
यानी कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल जो सिलिकॉन का टुकड़ा है वो मिल गया है, ब्लॉक। ठीक है, यानी कि अगर हमको ब्लॉक मार्केट में मिल रहा है या फिर नेचर में मिल रहा है तो उस समय का हम बात कर रहे हैं, तो उसका ये बैंड बना रहे हैं। बैंड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इस बैंड में जो आता है वो दो तरह का बैंड आता है। नीचे वाला जो आता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं बैलेंस बैंड और ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। और इन दोनों का बीच का जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है इसको एनर्जी गैप इजी बोलते हैं या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये चीज हम लोग बोलते हैं कि ये बैंड रिप्रेजेंटेशन है, एनर्जी बैंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी जो है बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज रिप्रेजेंटेशन होता है इस चीज का, यानी कि बैंड जो है यहाँ पे अलग डिफरेंट है, तो उसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पोजीशन पे ये जो एटम है स्टेबल ब्लॉक है, बन चुका है, तो उस समय ये हमको बैंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी अगर समझ में आ गया तो एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है, उसको हम समझा रहे हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार। नहीं, ठीक है, फिर एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा सा ब्लू कलर में एक ग्राफ दे रखा है, वही चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर एनर्जी है, इधर स्पेसिंग है। ठीक है, ऐसा है, वही जो हम ऊपर लिए हैं डायरेक्टली बना है, यहाँ पे थोड़ा सा वो डेटा के साथ मतलब रिप्रेजेंटेशन के साथ बनाया गया है, इसलिए एक बार हम भी बना देते हैं और समझा देते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ऐसा है, ये 4 रीजन्स दे रखे हैं, इसको बोला जा रहा है रीजन डी, ये रीजन सी, ये रीजन बी। यही बैंड एनर्जी को ही समझाने का है। और ये रीजन ए, रीजन ए रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, ये आइसोलेटेड एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं किसका एक एनर्जी लेवल है। ये L इजकल टू 0 और ये L इजकल टू 1 रिप्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि ये S वाला है, ये P वाला है। ठीक है, यानी कि nth सेल का बात किया जा रहा है। सिलिकॉन का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो सिलिकॉन में 8n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, जिसमें से 4n है और 4n जो है वैकेंट है। ये अवेलेबल है, ये वैकेंट है, और ये टोटल। तो 4n में अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2n, इसमें आ सकता है 6n। 6n में है कितना, तो 2n है। इसमें कितना है, तो 2n है। यानी कि 4 जो खाली है वो ऊपर p में खाली है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका स्पेसिंग क्लोज करते जा रहे हैं, ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग यानी कि एटम्स के बीच का दूरी। एटम्स के बीच का दूरी जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये स्पेसिंग घट रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दूरी को घटा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल देखो तो चेंज होते जा रहा है।
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइनली जब इस रीजन में आ जाएंगे तो ये रीजन जो है एक्चुअल स्पेसिंग का रीजन है। स्पेसिंग यानी कि जब हमारा एटम बन के तैयार हो गया है, एटम बोल रहे हैं, एलिमेंट बन के तैयार हो गया है, उस समय का एक्चुअल स्पेसिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है रीजन डी में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस रीजन में ऐसे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये वैकेंट है, इसमें कुछ नहीं है। और ये ऊपर जो एनर्जी लेवल है ये चीज, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो है ये डिफरेंस, ये एनर्जी है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेल कंडक्शन है, कंडक्शन बैंड है। नीचे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, इसको हम बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो हम ऊपर डायरेक्टली समझाएं कैसा होता है, पूरे अच्छे से फिगर नहीं बनाए तो अगर अच्छे से ड्रॉ किया जाए, एक्सपेरिमेंटल ड्रॉ जो होता है इस तरीके का आता है। तो वही चीज है कि जब हम स्पेसिंग घटाते जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल घटते जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो कम एनर्जी लेवल वाले में होंगे, क्योंकि वो अगर शेयरिंग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स तभी शेयर हो सकता है जब उसका एनर्जी लेवल कम हो। तो इस चीज को हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड आखिर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी बैंड जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा हमको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है इस पार्ट को रिप्रेजेंट करा गया है, इस वाले पार्ट को यहाँ ऊपर से लेकर ऐसा अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज को, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, उस चीज को बड़ा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ सी ए ई वैलेंस। नीचे वाला जो है वो वैलेंस बैंड है, ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ऐसे अलग अलग लाइन हो सकता है लेकिन हम बना नहीं रहे। ये ईसी जो है ये लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ईवी जो है ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है, यानी कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका हाईएस्ट एनर्जी इतना हो सकता है, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग इजी लिखते हैं, और ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, ठीक है। ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यही जो होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मटेरियल। यानी कि मटेरियल में अगर कंडक्शन हो रहा है तो इस वाले एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्टेबल है, फिक्स्ड है, ये अपने ऑर्बिट में ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाता है। इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है और हम बोल सकते हैं कि ये फ्री है, फ्री टू मूव है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मटेरियल होता है।
तो ऐसा अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर कोई मेटल को हम जैसे एटम्स को पास पास लाते हैं तो ऐसा एनर्जी फॉर्म होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स में, ऐसा बैंड फॉर्म होता है। तो उसी चीज पे बेस्ड हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो हम पहला देख रहे हैं मेटल या फिर कंडक्टर्स, जो हो मेटल्स हो या फिर कंडक्टर्स हो। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसके दो तरीके का मिलता है हमको। एक तो ऐसा, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये ऊपर कंडक्शन बैंड हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं। ठीक है, लाइंस जो दिखा रहे हैं ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन करेगा, यानी कि इस चीज को बोलते हैं हम लोग पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। यानी कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर फील्ड हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे कि ये मेटल है। ठीक है, बी, बी में क्या होता है, किस तरीके का पाया जा सकता है, हमको ये याद रखना है। ये जो है हमारा, ये वैलेंस बैंड है और ये जो है ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि ई भी है और ये जो है ई सी है, कंडक्शन वाला ऊपर जैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसमें एनर्जी गैप कुछ भी नहीं है, इसमें एनर्जी गैप है लेकिन इस एनर्जी गैप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। इस केस में दिख रहा है कि ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप किया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन होंगे। तो इसमें कंडक्शन हो सकता है, तो कंडक्टर्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी कंडक्शन का एनर्जी बैंड ये हो कंडक्टर्स का। अगर हम बोले कि फिर इंसुलेटर्स का या फिर सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है, तो दोनों के लिए अगर एनर्जी बैंड बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम बोल रहे हैं ये इसका वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है। अगर ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इंसुलेटर है, और अगर वो एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो सेमीकंडक्टर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम इस एनर्जी बैंड इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि अगर ओवरलैप्ड है या पार्शियली फिल्ड कंडक्शन है। कंडक्शन बैंड में इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एम्प्टी होता है, यानी कि कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं। इसमें भी एम्प्टी रहता है एट 0 केल्विन का बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन हम 0 टेम्परेचर पे एम्प्टी होता है, लेकिन इसका ये जो है फील्ड होता है, ये भी फील्ड होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं, ये 0 केल्विन पे एम्प्टी होता है, लेकिन इसका एनर्जी गैप कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है।
तो हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से छलांग लगा के ऊपर चले जाते हैं, तो कंडक्शन शो कर देता है। ठीक है, ये इजी जो है अगर हम सिलिकॉन के लिए लिखते हैं या फिर जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए हम ये एनर्जी गैप याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह पे यूज हो सकता है, मिल सकता है। तो सिलिकॉन के लिए आता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एलिमेंटल हमारे क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स हैं, और इन सेमीकंडक्टर्स का जो ये वैल्यू आता है ये कम आता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, या सिंपली एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप होता है, इतना रहता है, तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत कंडक्शन शो कर देता है। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं बाकी मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने देखा कि वो ऐसा मटेरियल है जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, यानी कि उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी भी इसका इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स होता है। यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के बारे में देख रहे हैं, तो एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये बात का ध्यान रखना है। यानी कि एनर्जी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल है, वो फ्री टू मूव नहीं है, इसमें भी रहता है। लेकिन एनर्जी जो अगर हम इसको हीट करेंगे 0 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे लाएं या हीट करें, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगा, और इतना अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया, एनर्जी मिल गया, तो ऊपर चला जाएगा। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिल जाएगा इधर के इलेक्ट्रॉन को, तो छलांग लगा के कंडक्शन में जा सकता है और फिर वो कंडक्शन करने लगेगा। ठीक है, तो इसी एनर्जी बैंड के बेसिस पे ही हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कैसा कैसा होता है। तो देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जिसको इम्प्योर बोलते हैं, उसमें जानबूझ के हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, फिर उसके टाइप्स। तो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके लिए एनसीईआरटी, ठीक है, रीड एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर नहीं होगा बुक तो पीडीएफ इस चैप्टर का डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और जितना आज हुआ है उतना रीड करना है। आगे का अगर पढ़ के समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, उस दिन फिर से रीड करना है। ठीक है, जितना काम इस चैप्टर में करते रहो। इस चैप्टर में कहानी है, सब चीज हम लिखा नहीं सकते हैं, जैसे ऊपर ही हम आधी चीज बोल के ही गए हैं, तो सुने हो, याद रहा, आज ही सारे क्लास खत्म होता है तो निकाल के पढ़ लेना। 3 से 4 पन्ना होगा, 4 पन्ना पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो नोट्स को रेफर करते हुए एनसीईआरटी पढ़ लेना है। ठीक है, इस चैप्टर में फिलहाल जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक यही प्रोसेस फॉलो करते रहना है, और जब चैप्टर खत्म होगा तो मॉड्यूल का शुरू से अंत तक बना जाना है, उसमें कुछ भी नहीं है। सारा कहानी अगर तुमको याद है, टर्म्स याद है, तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको पढ़ो, और नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कहानी पे बेस्ड, ऐसे ही चलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा कहानी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी अभी से हम बोल रहे हैं, अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर
जनवरी का अगर एग्जाम होता है तो 2 मंथ बचे हैं, तब टाइम वेस्ट करना कम करो और स्मार्ट तरीके से फोकस करते हुए मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।